हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर से बात करते हैं फिजिक्स के एक बेहद ही खास चैप्टर और कॉन्सेप्ट पर। आज अपन 11वीं की फिजिक्स पर बात करने वाले हैं और वो चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन या गति के नियम। बच्चों, गति के नियम में जो हम तीनों नियम पढ़ते हैं उसमें जो दूसरा नियम है उससे एक बहुत ही खास प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार आता है और वो प्रश्न कुछ इस तरह का रहता है कि लगता है कि ये गति का नियम नहीं बल्कि इसके साथ साथ कुछ और भी बात है, इसलिए हम इसे बहुत ही महत्व देकर पढ़ते हैं। वो एक तो इस तरह से आता है, अगर मान लो आपको 1 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आए तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और यदि आपसे इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तब ये और बेहद ही महत्वपूर्ण और रोमांचकारी हो जाता है। वो कुछ इस मायने में हो जाता है बच्चों, वो कहा जाता है कि इस नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी स्टेट अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ प्रूफ दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो चलिए इस पर बात करते हैं। बच्चों, होता क्या है कि जब किसी गतिशील वस्तु की आप कल्पना करते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेट व्हेन वी स्टार्ट टू ऑब्जेक्ट, देन इट हैव ए वेलोसिटी दैट मे कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद जब उस पर आप एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसका जो असर होता है वो क्या होता है, इसके लिए ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस लगता है। चलिए पहले स्टेटमेंट पर ही बात कर लेते हैं। हम बताते हैं कि ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम कैसे परिभाषित होता है। इस रूप में अपन देखते हैं तो कहते हैं किसी गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है और वस्तु की संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में यह बल आरोपित किया जाता है। इन मैथमेटिक्स इसको कहते हैं डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी अपॉन डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी अप्लाइंग या एक्सटर्नल फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय विच द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, है ना। इस तरह से इसको स्टेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका कथन है। अब आपको इस संवेग परिवर्तन की दर का बल से संबंध निकालना है और उसी के आधार पर यह आपका रिजल्ट निकलेगा कि कैसे बल का मान जो है द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन क्रिएटेड बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। चलिए ये देखते हैं। इसको हम गणितीय विवेचना कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम की गणितीय व्याख्या कीजिए। चलिए व्याख्या ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गणितीय विवेचना या गणितीय व्याख्या के रूप में मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है इसको देखिए। तो आप जानते हैं कि जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है आपका वो एक गतिशील वस्तु का है, यानी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अपन कोई मानते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो होगा, आप जानते हैं कि बेटी है तो कल है, मतलब आप एक निश्चित जो ऑब्जेक्ट मानेंगे उसका मास आपके लिए लेना जरूरी है। तो इस तरह से गणितीय विवेचना में हम मानकर चलते हैं कि माना m मास की, m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो प्रारंभ में u वेग से गतिशील है। जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जब बाह्य बल लगाया जाता है F के रूप में, तो उस वस्तु का वेग u से परिवर्तित होकर v हो जाता है, ठीक। अब ये बात हम आगे करेंगे कि वेग कैसे परिवर्तित होता है, बढ़ता है कि घटता है कि क्या होता है, तो व्हाट अफेक्ट्स अबाउट इट। तो इस तरह से जब आप मान लिए कि u वेग से गतिशील वस्तु पर बाह्य बल F आरोपित करने पर उसका वेग भी बदल जाता है, मास रिमेन्स अनचेंज, ये आप देख रहे हैं। तो परिभाषा से जो आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है उसके बारे में बता दीजिए। तो परिभाषा से
वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग है वो m इंटू यू हो जाएगा, और इसी तरह से जब बल लगा देते हैं आप और उसके बाद वेग बदल जाता है तो उसका परिवर्तित जो संवेग है m इंटू भी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको संवेग परिवर्तन की दर निकालना है, न्यूटन का दूसरा नियम। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रारंभिक संवेग p1 है और फाइनल जो उसका मोमेंटम है वो p2 इज इक्वल टू m इंटू v से एक्सप्रेस किया गया है। तब संवेग में जो परिवर्तन हो जाएगा डेल p कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंस ऑफ द p1 एंड p2, यानी जो फाइनल मोमेंटम है उसमें से आप इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो आपका संवेग में परिवर्तन आ जाता है कुछ इस तरह से m इंटू v माइनस m इंटू u। m इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, देयरफॉर इट कैन बी आउट ऑफ द बोथ। तो m को आपने कॉमन ले लिया और ये हो गया v माइनस u। तो संवेग में परिवर्तन डेल p इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u, यानी m इंटू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय डेल इंटू डेल v। तो डेल p इक्वल टू आ गया आपके पास m इंटू डेल v। अब आपको डेल p अपॉन डेल t निकालना है। क्यों निकालना है, क्यों ये टर्म लिखी है? नियम आपको याद आना चाहिए, संवेग में परिवर्तन की दर। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, रेट निकालने के लिए डेल t का भाग देना पड़ेगा। मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है सूक्ष्म समय अंतराल डेल t में हुआ है, इसलिए आपने डेल t का जब डिवीजन कर दिया, भाग दे दिया डेल p में, तो ये हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर। आप एक तरफ तो भाग देंगे नहीं, दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डेल p अपॉन डेल t इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म m इंटू डेल v अपॉन डेल t। अब आपको ये भी मालूम है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कर रहे थे या वन डायमेंशनल मोशन कर रहे थे, तो रेट ऑफ मोशन में एक रेट ऑफ वेलोसिटी आया था, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो डेल टी जो बहुत छोटा सा समय अंतराल है उसमें अगर वेग में ये डेल वी का परिवर्तन हो रहा है तो इसका रेट निकालने के लिए इसमें हम डेल टी का भाग देते थे, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती थी वो क्या होती थी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी डेल वी अपॉन डेल टी। हम पहले से जानते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस del p upon del t may be written as m into acceleration of the object। इस तरह से आ गया। अब देखिए आपको आंसर क्या करना है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो अब ये बल कहां से है, आपने शुरू में ही जो स्टेट किया है इस दूसरा नियम न्यूटन का, तो वो कहा है कि गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। यानी यहां आप उसका उपयोग करेंगे कि हम जानते हैं या यहां लिख देना चाहिए कि न्यूटन के दूसरे नियम से, क्या न्यूटन के दूसरे नियम से डेल पी अपॉन डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, ये हम जान चुके हैं, स्टेट कर चुके हैं। तो जब डेल पी अपॉन डेल टी जो है वो इसके बराबर है और डेल पी अपॉन डेल टी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एम ए भी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज द कॉन्सेप्ट अप्लाइंग हियर, राइट। तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई किया कि इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब बच्चों आपको मालूम ही है, जब किसी प्रोपोर्शनल साइन को, किसी अनुपातिक चिन्ह को हटाना होता है तो देयरफॉर वी मस्ट टेक एन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट इज टेकन हियर एज के। तो इस तरह से आपको मिल जाता है एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए, या एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए जब के इज इक्वल टू 1। यहां एक लाइन और लिख सकते हैं कि k एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की विभिन्न पद्धतियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर SI यूनिट में या MK सिस्टम में k की वैल्यू 1 ली जाती है, तब F MA आ जाता है, और इस प्रकार आपको मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये आपका एक रिजल्टेंट होता है। इस तरह से आम तौर पर एक क्वेश्चन होता है।
बच्चों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर पर आपने डिटेल में बात की, लेकिन यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ये संकेत देना चाहूंगा कि इन केस मान लीजिए आप शॉर्टकट क्वेश्चन का आंसर तलाशना चाहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपसे कैसी पूछी जाती हैं, इन पर मैं बात करूंगा। 2-3 टुकड़ों में ये चीज मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आपको बताता हूं कि इसके जो यूनिट्स हैं वो आपको इन क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपका ध्यान उन्हीं यूनिट्स पर ले जाता हूं। बल के जो मात्रक हैं, अगर हम ये कहें कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपने देखा ये बल बराबर हुआ द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपको बल का जब एसआई मात्रक निकालना है तो इट डिपेंड्स अपॉन 2 फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज मास एंड एक्सीलरेशन। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से एफ का जब एसआई मात्रक आपको निकालना होता है तो आप सीधे लिख देते हैं क्या कि किलोग्राम, और मीटर ऊपर ही है और ये सेकंड स्क्वायर नीचे है। तो इस तरह से एफ का जो एसआई मात्रक है वो हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी अवधारणा, चूंकि ये नियम ही पूरा न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए कभी कभी या आमतौर पर हम इस मात्रक को न्यूटन कहते हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि एफ का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन क्यों होता है और क्या होता है। यानी कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कहें कि 1 न्यूटन का क्या मतलब है ना, तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये एसआई यूनिट की बात होती है। अगर हम इसी को एसआई ना कह के सीजीएस सिस्टम में आपसे कहें कि आप निकालिए, तब भी आपको क्या करना है, 2 राशियों पर इसकी निर्भरता है। तो एम का मात्रक जो सीजीएस में होता है वो होता है ग्राम, ठीक, और लेंथ का एसआई मात्रक सेंटीमीटर, और समय का एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक सेम रहता है। तो इस तरह से जब हम बल के सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको बच्चों डाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। तो यानी 1 डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको भी आप याद रखें। और इससे भी खास चीज ये है कि इन दोनों में संबंध आपसे डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन 1 नंबर का फैक्चुअल पूछा जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि 1 न्यूटन जो कि बड़ी राशि है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, या ऐसा भी याद करके रखिए कि 1 डाइन बराबर होता है 10⁵5 न्यूटन। तो इस तरह से ये यूनिट से रिलेटेड बच्चों ये 1 नंबर का क्वेश्चन रिक्त स्थान में, सही गलत में, सही जोड़ियों में, मतलब एज ए कॉम्पिटिशनल व्यू इसको कहें, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपसे 1 नंबर क्वेश्चन वाइज आपके सामने रखा जाता है। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज आपसे मैं इसमें शेयर करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो होता है कि इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी कई लोग आपको बताते हैं कि आप इसको याद कर लीजिए। मैं भी ये कहूंगा कि याद कर लीजिए, बहुत सरल है। बट इन केस आपसे याद करने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं है, तब आप क्या करिए, तब आप इसको तो मालूम है कि ये बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपको इतना तो मैं कहूंगा कि जो मूल भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियों में द्रव्यमान तो डायरेक्ट ही आता है, तो उसका आपको डायमेंशन तो मालूम ही होना चाहिए। भाई अपन 11वीं पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इतना उम्मीद तो कोई आपसे करेगा कि बच्चों मूल भौतिक राशि वो छोटी छोटी चाल है, वेग है, त्वरण है, तो इनका तो विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला आपसे मालूम होना चाहिए। तो मास का m हो गया, और एक्सीलरेशन का इसी तरह से होता है LT इनवर्स 2। तो इस तरह से इसका इजिली आप
डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं कि ये होता है mLT बस। ये तीसरी चीज बच्चों ये पूछी जाती है कि गतिशील वस्तु है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, इसका F से क्या रिलेशन है। तो जैसे ये F इक्वल टू ma है, इन तीनों को आपस में आंख बंद करके रिलेट कराइए, आंख बंद करके रिलेट कराइए तो आपको मिलेगा कि जैसे F इक्वल टू के एम ए है आपके पास है, F इक्वल टू के एम ए, तो इसका मतलब दो चीजें डायरेक्ट हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये मैं पहले शुरुआत में बता रहा था कि ये एक्सीलरेशन कैसे क्रिएट होता है, बल हम किस दिशा में लगाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा। भाई बल जो है सदिश राशि है, एक्सीलरेशन भी सदिश राशि है, तो जैसे आप बल लगाएंगे वैसे वेग परिवर्तित होगा, यानी क्रिएशन ऑफ एक्सीलरेशन डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपको देखना चाहिए। तो बल जो है सदैव एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना बल आप अप्लाई करेंगे, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना और उसी दिशा में एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। अब उसी दिशा का क्या मतलब है भाई, यहां आप समझ लीजिए वस्तु इन मोशन है, ऑब्जेक्ट गतिशील है, तो एक निश्चित दिशा में उसकी वेलोसिटी होगी। तो अगर वेग की दिशा में बल लगाते हैं तो वेग बढ़ेगा, यानी एक्सीलरेशन जो क्रिएट होगा वो पॉजिटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। अब अगर बल की विपरीत दिशा में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, लेकिन वेलोसिटी विल डज नॉट इंक्रीज बट डिक्रीज है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से द्रव्यमान और बल में सीधा संबंध है, यानी अधिक द्रव्यमान की वस्तु है तो उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, हल्की वस्तु है तो कम बल लगाना पड़ेगा। तीसरा फैक्ट जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि F के M भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, A भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन A और M ये आपस में क्या होते हैं, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी हल्की वस्तु है तो अधिक एक्सीलरेशन क्रिएट होगा और भारी वस्तु है तो कम एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो ये होता है बच्चों न्यूटन का गति संबंधित दूसरा नियम, और इससे संबंधित जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 11वीं का अगर कोई एक वीडियो सेलेक्ट करें लॉ ऑफ मोशन में तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर देखें, और इसे आप द्विवेदी फिजिक्स में ही देखें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।